तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज जेनेटिक कोड। ये देखो, तब जेनेटिक कोड में बच्चों देखो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइट करके पढ़ेंगे। अब तक जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है वो ऐसा पार्ट है जिसको आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जरूरी नहीं है कि आप पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ो हर बार जब भी आप एनसीईआरटी रीड करो। सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करने की, भाई जेनेटिक कोड जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये हमारा दिया गया था जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट के थ्रू। और जो जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बोला कि भाई मेरे पास सिर्फ टोटल 4 बेस पेयर्स हैं और मेरे को बनवाने टोटल कितने हैं, मेरे को पता है भाई टोटल मेरे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 4 बेस पेयर से 20 अमाइनो एसिड्स बनवाना है। तो इन्होंने क्या लगाया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगाई एंड 4 की पावर 3 कर दिया। 4 इंटू 4 टोटल कितना हो गया 64। कि भाई अगर मैं क्या करूं, इन 4 के 4 बेस पेयर को, 4 के 4 बेस पेयर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, या फिर एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ये इनको अगर मैं 3 3 के ट्रिपलेट बना दूं, और वो ट्रिपलेट कितने बनेंगे, मेरे पास 64 बनेंगे। और ये 64 कोडोन्स, ट्रिपलेट कोडोन्स क्या बनाएंगे आगे जाके, आपके 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। ये अब आप बोलोगे मैम 4 की पावर 3 क्यों किया, 4 की पावर 2 करते तो भाई 16 आ जाता ना, 4 अमाइनो एसिड बच जाते कोड होने के लिए। तो टोटल मेरे पास ऐसे 64 कोडोन्स आते हैं। 64 कोडोन में से 61 ही कोडोन होते हैं जो कोड करते हैं, और रेस्ट 3 वाले होते हैं हमारे पास स्टॉप कोडोन। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 61 होता है आउट ऑफ 64 जो कोड करेंगे किसी न किसी अमाइनो एसिड को। 3 कोडॉन्स ऐसे होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आपको याद रखना है। पहले साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट, फिर आते हैं हर गोविंद खुराना साइंटिस्ट। हर गोविंद खुराना साइंटिस्ट ने डिस्कवर क्या किया था, ये देखो, instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases, homopolymers, copolymers, एंड नेक्स्ट चीज आता है कि भाई जो हमारे पास कोडॉन्स होते हैं वो तो हमारे गैमो साइंटिस्ट ने बताया। फिर इसके बाद हमारा कोडॉन्स ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। इसको कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया था हमारे मार्शल निरनबर्ग साइंटिस्ट ने। जॉर्ज गैमो ने ये बोला कि भाई 1 कोडॉन इज इक्वल्स टू 3 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट ने बोला। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कौन से हमारे पास, निरनबर्ग। निरनबर्ग साइंटिस्ट ने ये बोला, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पोली यू चेन लिया। किसका चेन लिया इन्होंने, एमआरएनए का। ठीक है, एमआरएनए का चेन लिया जिसके अंदर ऐसे था यू यू यू। फिर इन्होंने देखा कि भाई ये भी मेरा फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, ये भी फिनाइल एनिलीन को कोड कर रहा है, ये भी फिनाइल एनिलीन को कोड कर रहा है। इससे इन्होंने मेरे को ये प्रूफ करके दिया था कि भाई एक कोडॉन जिसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। सिंपल है ये चीज, यहां तक याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों को भी ये टेबल दे दी जाती है। अब इस टेबल को याद नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी, सिर्फ याद क्या रखना है, मेरे पास AUG आपको याद रखना है। AUG किसको कोड करता है, ये 2 तरीके से वर्क करता है। ये आपका स्टार्ट कोडॉन भी हम इसको बोल सकते हैं। स्टार्ट कोडॉन क्यों बोलेंगे, जब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन प्रोसेस समझाऊंगी वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन कोडॉन। इसके साथ साथ ये हमारा मेथियोनिन को भी कोड करता है। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ये इनिशिएशन कोडॉन है, तो मेरे पास स्टॉप कोडॉन कौन होता है, स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन लिखो, मेरे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं AUG, सॉरी सॉरी सॉरी, UAA, UAG एंड UGA। देखो यहाँ पे भी हाईलाइट कर लो, कहाँ पे, ये रहा UAA एंड UGA, और एक UAG होगा। देखो कहाँ से बनेगा, UAG, कहाँ बन रहा है, UAG हमारे पास ये रहा, ठीक है नीचे। तो 3 कोडॉन UAA, UAG, UGA, जहां पे भी ये कोडॉन प्रेजेंट होंगे वहां पे मेरा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। AUG से स्टार्ट होगा, यहाँ पे
अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनको स्टॉप कोडॉन क्यों बोलते हैं? इनको स्टॉप कोडॉन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके कॉम्प्लीमेंट्री मेरे साइटोप्लाज्म में कोई भी टीआरएनए नहीं होता, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं। फिर आता है सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के सेल। अब एक और चीज, बच्चे बोलते हैं कि मैम ये पूरी टेबल याद करनी है, नहीं करनी बेटा, नहीं पॉसिबल है पूरी टेबल याद करना। याद करने भी बैठोगे नहीं हो पाएगी, बिकॉज एग्जाम में इतना एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, अगर आप याद करने मतलब पूरी टेबल में आपको बनानी भी सिखा सकते हो, उसे बनानी सबको आती है, टेबल बनाओगे तो आप याद भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे हम याद कर लेते हैं कि भाई मेरे पास जो फिफ्थ होता है पूरा ल्यूसीन होता है, सिक्स सारा प्रोनीन होता है, एट आर्जिनिन होता है, ऐसे हम याद कर लेते हैं। लेकिन फिर टेबल बनाओगे फिर उसके अंदर फाइंड करोगे, इससे बेटर है इस पे ध्यान मत दो। लेकिन एक चीज करना, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा कि भाई बताओ, आपसे पूछ ले CUU किसको कोड करते हैं, सिर्फ उनको याद कर लेना। जितने प्रीवियस ईयर में उनको याद कर लो, बाकी इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना, बिकॉज इतना याद करने बैठोगे इससे बेटर है कोई और चैप्टर पढ़ लोगे आप उतने टाइम में। अब आता है नेक्स्ट सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आता है। सबसे पहले कोडॉन ट्रिपलेट होता है, सबको पता है, 61 कोडॉन जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे, 3 जो किसी को कोड नहीं करेंगे जिनको हम स्टॉप कोडॉन। क्लियर? अब बोलते हैं कि भाई एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक अनएम्बिजियस या फिर एक स्पेसिफिक नेचर है कोडॉन्स का। लेकिन बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे जो मोर देन 1 कोडॉन के थ्रू कोड होंगे, जैसे कि यू किसको कर रहा था? फिनाइलएलेनिन को कर रहा था। सेम केस में UAC ये भी फिनाइलएलेनिन को कर रहा है, तो इसका मतलब यू सिर्फ फिनाइलएलेनिन को करेगा, ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन को करेगा। लेकिन फिनाइलएलेनिन एक कोडॉन से ज्यादा के थ्रू कोड हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डीजेनरेट, कि भाई मेरे पास जो अमीनो एसिड है ना वो डीजेनरेट है, वो एक कोडॉन के पास भी रहेगा दूसरे के पास भी रह सकता है, लेकिन कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक बना दिया है कि भाई तुमको सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करना है। फिर हम जब भी कोडॉन्स को रीड करेंगे एक कॉन्टिजियस फैशन में रीड करेंगे, उनके बीच में पंक्चुएशंस नहीं आना चाहिए कि मैं ये रीड करूँ यू। देखो, अगर मेरे को इस सीक्वेंस को रीड करना है तो मैं 3 3 के पेयर्स में इस ट्रिपलेट में रीड करूंगी, UUA GAC AG, ऐसे मैं इसको रीड करूंगी। ऐसे नहीं कि मैंने पहले UUA रीड कर लिया, मतलब एक मेरे पास बन गया UUA, फिर मैं एक बना रही हूँ UAG, फिर मैंने बना दिया AGA। ऐसे नहीं करना है कि कोई भी 3 उठा लो, एक सीक्वेंस में एक कॉन्टेजियस फैशन में आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई मेरे पास जो कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर AUG मेथियोनिन कोड कर रहा है तो आपकी बॉडी में भी वो मेथियोनिन ही कोड करेगा। इसी की हेल्प से जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो बन रहा था वही हमारा जो इंसुलिन का एक प्रोटीन है उसको कोड कर रहा था कोई अमीनो एसिड, उसको कोड कर रहा था कोई कोडोन। तो सेम कोडोन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी है जो इंसुलिन को कोड कर रहा होगा। क्लियर? जैसे यू किसको कोड करता है? फिनाइलएलानिन को। सब एक्सेप्शंस है लेकिन यूनिवर्सल है। बताओ कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, हर किसी की बॉडी के अंदर सेम है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स या फिर कुछ प्रोटोजोन्स, इनके अंदर ये आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। AUG के 2 फंक्शंस होते हैं, मेथियोनिन को भी कोड करता है और इनिशिएशन कोडोन की तरह भी वर्क करता है। सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इवन बहुत क्वेश्चंस आए हुए भी हैं यहाँ से। डन? चलो, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी बच्चे इसको पूरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। म्यूटेशन क्या होता है और जेनेटिक म्यूटेशन में आपको 2 चीजें याद रखनी, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है आपका ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे सीक्वेंस में से सिर्फ एक पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो जाए, एक नाइट्रोजनस बेस की जगह दूसरा रिप्लेस हो जाए या डिलीट हो जाए या एड ऑन हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है पूरी की पूरी जो मेरी फ्रेम होती है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हुआ है भाई? पॉइंट म्यूटेशन हुआ है जिसके अंदर सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है। बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेस पेयर चेंज हो गया। बेस पेयर चेंज पहले मेरे पास था सपोज UAG, अभी हो गया UCA, तो इसकी वजह से UCG, अगर UCG बिकॉज ए की जगह पे C आ गया है, अगर ये होता है तो इसकी वजह से क्या है, सपोज UAG ग्लूटामेट को कोड कर रहा था, वेलिनिन, अब ये चेंज हो गया, एक ही जगह पे C आ गया तो वो वैलिन को कोड करने लग गया।
तो इसका मतलब एक सीक्वेंस चेंज होने की वजह से मेरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। क्या आया यहाँ पे, ग्लूटामेट टू वेलिन, पहले वेलिन था ग्लूटामेट आ गया। दिस इज नॉन ए सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल सेल हो जाती है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्ट कर रहे हो और डिलीट कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे कि राम हैज रेड कैप, आपने क्या करा दिया यहाँ से, डिलीट करा दिया। पहले क्या करा, इंसर्शन देख रहे हैं ये कि अगर मैंने क्या किया यहाँ पे आर से पहले बी को एड ऑन करा दिया तो पूरी की पूरी शिफ्ट चेंज हो गई। पहले रेड था तो अभी क्या बन गया, बी आर ई, बिकॉज तीन तीन की फॉर्म्स में पढ़ेंगे, बी आर ई हो गया, डी सी ए हो गया एंड पी अलग आ गया। कुछ डिलीट कर दोगे तब भी सेम रहने वाला है। तो दो चीजें, पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एनी और टू बेस पेयर चेंजेस द रीडिंग फ्रॉम पॉइंट टू इंसर्शन। जिस पॉइंट से इंसर्ट किया है उस पॉइंट से आगे की सारी सीक्वेंस चेंज हो जाएंगी, जिस पॉइंट से डिलीट किया उसके आगे की सारी सीक्वेंस डिलीट हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं हम आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। क्लियर। अगर हम एक से ज्यादा कर रहे हैं, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 या फिर मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं, हेंस वन और मोर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स वहां पे चेंज हो जाएंगे, रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। दैट पॉइंट आउटवर्ड, जिस पॉइंट से हुआ उस पॉइंट से आगे के सारे पॉइंट्स। क्लियर। अब आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉन एज टीआरएनए। टीआरएनए इज नॉन एज ट्रांसफर आरएनए। क्लियर। अब ट्रांसफर आरएनए क्या होता है इसको हमें देखना है। It was clear to Francis Crick that there has to be mechanism to read the code and also to link to the amino acid। अब ये टीआरएनए हमको क्यों बता रहा है, बिकॉज हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन के बारे में सुना है कि ट्रांसलेशन के अंदर कोडोन्स को रीड किया जाएगा कि अगर मेरी जो शिफ्ट है इसके ऊपर है ए यू जी, तो मेरे पास एक टीआरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए, ये अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेके आएगा और इस अमाइनो एसिड के साथ साथ इसके पास जो सीक्वेंस है एमआरएनए की उसके ऊपर जो कोडोन है उसका एंटी कोडोन होगा। जैसे कि एयूजी, ए का एंटी कोडोन क्या होगा, ए का अपोजिट आता है टी, और टी तो नहीं हो सकता बिकॉज ये आरएनए है तो यू हो जाएगा, यू का अपोजिट ए, जी का अपोजिट सी। तो इसका मतलब एयूजी के ऊपर कौन आएगा, यूएसी एंटीकोडॉन आएगा। ये कौन लेके आएगा, टीआरएनए। तो वो टीआरएनए जिसके पास ये सीक्वेंस है वो आएगा और इससे बाइंड कर जाएगा, और जिस टीआरएनए के पास यूएसी होगा उसके पास अमाइनो एसिड भी कौन सा होना चाहिए, एयूजी किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। तो इसका मतलब इसके पास अमाइनो एसिड भी मेथियोनिन होना चाहिए। तो इट मींस मेरे पास टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए को ही हम एसआरएनए भी बोल देते हैं, सोल्यूबल आरएनए, या फिर इसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। दैट वन हेड रीड द कॉन, मतलब उसका एक हाथ जो होता है वो कोड को रीड करेगा और दूसरा के ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड होगा। एंड इसके पास क्या होता है, एक एंटीकोडॉन लूप होता है, ये रहा एंटीकोडॉन लूप जिसके ऊपर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होता है बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, एंड एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड रहता है। टीआरएनए स्पेसिफिक होता है हर एक अमाइनो एसिड के लिए। मेरे पास जो 3 स्टॉप कोडॉन्स है उनके लिए कोई टीआरएनए मेरे पास प्रेजेंट नहीं था। एंड देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। कौन सा होगा इनिशिएटर टीआरएनए, जिसके पास यूसीए सीक्वेंस होगी। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है, अगर हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखें 2D में स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, क्लोवर लीफ, और अगर हम उसको 3D में देखेंगे तो इन्वर्टेड एल्वेल। इसकी शेप पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं शेप के ऊपर भी। डन बच्चों यहाँ तक। अब आता है मेरा नेक्स्ट प्रोसेस विच वन इज ट्रांसलेशन। तो मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों, जब भी ये प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं ना, इन प्रोसेस को आप लोगों को एनिमेशंस के थ्रू समझना चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनिमेशन देख लो पूरी सेंट्रल डॉगमा की, कि एग्जैक्टली कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, कैसे ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अब मेरे को पता है ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन के अंदर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, बनेगा या नहीं। तो मेरे पास सबसे पहले देखो क्या करना है, ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर बना था मेरे पास एमआरएनए, बन गया था एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे ही इससे अटैच्ड कौन होता है मेरा, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर होता है, एक एसईआर होता है। तो ये जो आरईआर होता है ना, इसी के अंदर हमारे एमआरएनएस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसी के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होगा, इसी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बिकॉज राइबोसोमल यूनिट्स यहीं पे ही है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा एमआरएनए आएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, एमआरएनए आया। फिर इसके बाद आएगा मेरे पास आरआरएनए। आरआरएनए के अंदर क्या होता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। पहले नीचे से स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर जाएगी,
फिर ऊपर, उसके बाद ऊपर बाद में पहले आएगा मेरे पास टीआरएनए। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस है मेरे पास AUG, AUG सीक्वेंस है, टीआरएनए आएगा। कौन सी सीक्वेंस लेके आएगा? UAC वाली सीक्वेंस का टीआरएनए आएगा, जिसके पास अमाइनो एसिड होगा। कौन सा अमाइनो एसिड होगा? मेथिओनिन। जैसे ही ये आके बाइंड करेगा इनिशिएटर टीआरएनए, ऐसे मेरा लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग में हेल्प करेगा कौन? मैग्नीशियम आयन। ये होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो टीआरएनए है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इस टीआरएनए का मेरे को पहले चार्जिंग कराना पड़ेगा। टीआरएनए को चार्ज, कैसे टीआरएनए को चार्ज करेंगे? देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अगेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दो अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट फेज क्या है हमारे पास ट्रांसलेशन का? फर्स्ट फेज है कि भाई अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे और जाके टीआरएनए से बाइंड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया है, या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। तो पहला प्रोसेस है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रोट क्लोज टुगेदर, अगर हम दो चार्ज टीआरएनए को साथ में लेके आएंगे तो एक अमाइनो एसिड, दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम would be favored energetically. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. अगर कोई catalyst भी होगा तो उनके formation को enhance करेगा। Cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome. मतलब हमारे पास सेल में कौन सी फैक्ट्री होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है? राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड 80 डिफरेंट उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इन इट्स एक्टिव स्टेट इट एग्जिस्टेड टू सब यूनिट, मतलब जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसकी लार्ज सब यूनिट अलग रहती है, स्मॉल सब यूनिट अलग रहती है। स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर ऑन एमआरएनए, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट के अंदर दो साइट्स है फॉर सब्सिक्वेंटली अमाइनो एसिड टू बाइंड एंड क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम यहाँ पे जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। कौन सा राइबोसोम? 23S आरएनए बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम बोलेंगे राइबोसोम, राइबोजाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कैटलिस्ट की तरह कौन वर्क करेगा? 23S आरएनए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ। ये मेरे पास लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, यहाँ पे मेरे पास 3 साइट्स होती हैं। सबसे पहले आएगी मेरे पास अडेप्टर साइट, फिर आएगी मेरे पास प्रमोटर साइट, फिर आएगी मेरे पास एग्जिट साइट। EPA, ई फॉर एग्जिट साइट, मतलब ये होगी मेरे पास एग्जिट साइट। P फॉर प्रमोटर, E फॉर अडेप्टर। तो क्या होगा भाई? देखो सबसे पहले मेरा अमाइनो एसिड आया, कौन से वाला अमाइनो एसिड आया? चार्ज टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए, जिसके पास AUG की अपोजिट सीक्वेंस प्रेजेंट थी। वो आके बाइंड करेगा, फिर जैसे ही वो बाइंड कर जाएगा वो प्रोमोटर साइड, पहले अडेप्टर पे आएगा फिर वो प्रोमोटर पे आ जाएगा, फिर नया टीआरएनए आएगा। जैसे ही नया टीआरएनए आएगा वो हमारा पहले वाले टीआरएनए से अमाइनो एसिड निकल के नए वाले पे जुड़ जाएगा, और जो पुराने वाला टीआरएनए उसको बोलेंगे कि भाई उसका अनचार्जिंग हो गया है, अमाइनो एसिड निकल गया तो अनचार्जिंग, वो आ जाएगा एग्जिट साइट पे। एग्जिट साइट पे आएगा और हमारा प्रोमोटर वाली साइट पे कौन आ जाएगा? वो टीआरएनए जिसके पास दो अमाइनो एसिड आ गए हैं। अब दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। फिर अडेप्टर पे फिर नया आएगा, फिर दोनों के दोनों अमाइनो एसिड अडेप्टर वाली साइड पे जंप ऑन कर जाएंगे, फिर एक टीआरएनए का अगेन अनचार्जिंग हो जाएंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, बड़ी सी हमारी ये चेन बन जाती है। यहाँ पे एनिमेशन देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए, अगर हम एमआरएनए में बोले कि भाई ट्रांसलेशन यूनिट इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन के थ्रू स्टार्ट होता है, फिर जैसे ही दिखेगा भाई स्टॉप कोडोन आ चुका है, स्टॉप कोडोन के अपोजिट मेरे पास कोई एंटी कोडोन नहीं है, प्रोसेस रुक जाएगा। अब ये मेरे पास सपोज स्टार्ट कोडोन है, यहाँ पे मेरे पास स्टॉप कोडोन है, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तो बहुत सारी सीक्वेंस बच जाएंगे ना, जिसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ऐसे रीजन्स को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, UTR। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई दीज अनट्रांसलेटेड रीजन्स फाउंड
इन अ mRNA क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर मैं चाहती हूँ ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से चले, इसलिए यूटीआर होना जरूरी है। देन यूटीआर की फुल फॉर्म भी आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा सकती है। अब आता है फॉर इनिशिएशन, राइबोसोम जो होता है वो सबसे पहले बाइंड करता है एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन, वही पूरा का पूरा प्रोसेस लिखवाया हुआ है। और एंड में स्टॉप कोडन के टाइम पे एक रिलीज फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से सब कुछ रिलीज हो जाता है, एमआरएनए वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास एक प्रोटीन चेन बचेगी, वही प्रोटीन आगे जाके अलग अलग टाइप के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली है। देन यहाँ तक तो हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया और ट्रांसलेशन पढ़ लिया, जेनेटिक कोडॉन हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं कुछ टॉपिक्स जैसे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम उनको पढ़ते हैं। चलो, अब रेगुलेशन ऑफ जीन। अब मेरे को पता है भाई जीन क्या होता है। जीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सीक्वेंस जो किसी ना किसी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वो जीन है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, जीन के एक्सप्रेस को कंट्रोल करना चाहती हूँ मैं, तो एक्सप्रेस वो कब होगा, जब वो प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो मैं इसको रोकना चाहती हूँ कि भाई ना ये अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो इसके लिए मेरे पास 3 स्टेप है कि सबसे पहले मैं प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दूं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब वो वहां से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, मतलब उसका स्प्लाइसिंग हो रहा होता है, प्रोसेसिंग होता है, मैं वो रोक दूं तो प्रोटीन नहीं बन पाए, मतलब फाइनली मेरे को क्या करना है, प्रोटीन बनने के रोकना है। या फिर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ना आ पाए उसको रोक दूं, या फिर ट्रांसलेशनल लेवल पे रोक दूं। मेरे पास ये 4 स्टेप है जहां पे मैं किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर हमको पता है जैसे रेप्लिकेशन होता है सेम ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और सेम ट्रांसलेशन चल जाता है। तो अगर मेरे को वहां पे रोकना है तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन पे ही रोकना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, साथ साथ ट्रांसलेशन कंटिन्यू होता है। यूकैरियोट्स में ये होता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद उसको निकल के साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है, 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है मेरे पास, स्प्लाइसिंग वाला और ट्रांसपोर्टेशन वाला। डन। अब ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब किसी भी जीन का काम है कि भाई वो कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा। जैसे कि मेरे पास एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मेरे को पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कौन कन्वर्ट करता है भाई, मेरे पास बीटा गैलेक्टो, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज ना बने, ये एक एंजाइम है, एंजाइम इज आल्सो अ प्रोटीन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकना पड़ेगा, नहीं रोकना पड़ेगा, तभी मैं प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक सकती हूँ। यहाँ पे आप देखो क्या लिख रहा है, इट इज यूज टू कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैक्टीरिया जो होता है ग्लूकोज गैलेक्टोज को यूज करता है, लैक्टोज को यूज नहीं कर पाता डायरेक्टली। इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, ये बोल रहे कि ये मेरे पास बैक्टीरिया है, इसके आसपास के एरिया में अगर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। भाई जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसके कन्वर्टिंग एंजाइम का मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। देयरफॉर इन सिंपल टर्म इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब अभी मैंने बोला आपको कि भाई जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दो, स्प्लाइसिंग पे रोक दो, कहीं भी रोक दो। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चला बैक्टीरिया के ऊपर काम करने की, भाई जरूरी नहीं है कि आप उसको उसके स्टेप्स पे ही रोको, हमारी मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी, कि भाई मैं कैसे इन्वायरमेंट में रह रही हूँ, वो चीजें भी कंट्रोल करती है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म is also a result of the coordinated regulation of expression of several sets of gene। मतलब एम्ब्रियो से जब एडल्ट बनता है उसके अंदर भी बहुत सारे जीन्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्लियर। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, मतलब मेरे को क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के रेट को कंट्रोल करना है।
प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में बोल रहे हैं कि अगर मेरे को जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है तो मेरे को उसके ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिविटी अगर मेरे को आरएनए पॉलीमरेज की देखनी है एट अ गिवन प्रोमोटर, हमें पता है एक प्रोमोटर साइट थी, फिर स्ट्रक्चरल जीन थे और फिर टर्मिनेटर साइट थी, इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन which affects its ability to recognize start site. These regulatory proteins can act both positively भी act कर सकते हैं, negatively भी act कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं कि जो प्रोमोटर साइट है सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है, तो मेरी प्रोमोटर साइट के पास से कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं, वो प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट की एग्जैक्टली स्टार्टिंग साइट क्या है, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अगर वो प्रोटीन जाके स्टार्ट साइट को ब्लॉक कर दे तो ब्लॉक कर दे मेरा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिवली भी वर्क कर सकते हो, और अगर वो ब्लॉक नहीं कर पाए कुछ और फंक्शन करने लग गए पॉजिटिवली और ब्लॉक कर दे तो नेगेटिवली, रिप्रेशर की भी तरह काम कर सकते हो, एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंसेस, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को जब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो बोलते हैं ऑपरेटर या ओपेरॉन। ऑपरेटर रीजन इज adjacent to the promoter element in most operon, and in most cases the sequence of operator bind a repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. जैसे कि leg operator is present only in the leg operon and it interacts specifically with the leg repressor only. अब ये जो इन्होंने लिखा है ना, इसको जरा हम leg operon में समझते हैं। पहला क्वेश्चन आता है भाई लैक ओपेरॉन किसने दिया था, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं अब तक जितना पढ़ा दे उसमें से आएंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो लैक ओपेरॉन से आ जाएगा या वो ह्यूमन जीनोम से आएगा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है बस। पहला क्वेश्चन लैक ओपेरॉन किसने दिया था, फ्रांसिस जैकोब, जो कि एक जेनेटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट जैकी मोनाद, जैकोब एंड मोनाद हम उनको बोल देते हैं, इन्होंने हमें ये लैक ओपेरॉन दिया था। इन्होंने क्या बोला, दे वर द फर्स्ट टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ओपेरॉन। A polycystron structural gene is regulated by common promoter and regulatory gene। मतलब एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जिसके पास बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसको एक कॉमन प्रोमोटर कंट्रोल करता है या फिर एक कॉमन रेगुलेटरी ओपेरॉन। जैसे कि एग्जांपल लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, वेलेनिन ओपेरॉन, हिस्टिडीन, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई लैक ओपेरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला साइंटिस्ट, दूसरा लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन के अंदर मेरे पास एक रेगुलेटरी जीन होता है जो बना होता है किससे, पीपो से, प्लस मेरे पास तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वाई ए, एक रेगुलेटरी जीन पीपो और तीन स्ट्रक्चरल जीन, हाईलाइट कर लो, वन रेगुलेटरी जीन एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन। जो आई जीन होता है मेरे पास ये वाला जीन, ये अपने अंदर से रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है और ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड हो जाते ब्लॉक कर देता है लैक ओपेरॉन को, मतलब लैक ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा। कब, जब मेरे बैक्टीरिया के बाहर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर इन्वायरमेंट में मेरे पास लैक्टोज है, लैक्टोज एंटर करेगा किसके अंदर, सेल के अंदर, और लैक्टोज इन रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, मतलब इन रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव बना देगा। कौन, लैक्टोज, सिर्फ लैक्टोज ये काम कर पाएगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा। तो फिर मेरे रिप्रेसर ऑपरेटर साइट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और मेरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल जाएगा। जेड वाई ए तीनों के तीनों अपने अपने एंजाइम्स को कोड करना शुरू कर देंगे। अब देखते हैं जेड वाई ए किस किस को कोड करता है। जो जेड जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज के कन्वर्जन में, किसको, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई जीन जो होता है वो परमिएज को कोड करता है, परमिएज एंजाइम है जो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सेल को परमिएबल बनाता है। ए जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। All the three gene product in lac operon are required for the metabolism of lactose। अगर मेरे को लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है तो तीनों जरूरत है। In most other operon gene present in the operon are needed together to function in the same है। कुछ मत याद रखना, लैक ओपेरॉन किसने दिया, क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है, तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। आई क्या प्रोड्यूस करता है, रिप्रेसर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको ब्लॉक कौन करेगा, सिर्फ लैक्टोज ब्लॉक करेगा। जेड वाई ये तीनों क्या क्या कोड करते हैं वो आपको याद, दैट्स इट। आ जाओ।
अब ये आता है भाई हमारे पास डायग्राम, सेम डायग्राम देखो ध्यान से देखना, डायग्राम में वही पीपोसाइट है, आई से रिप्रेसर प्रोटीन निकला, इस रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड किया, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब मेरे पास कोई इंड्यूसर नहीं है। लेकिन जब मेरे पास इंड्यूसर है, रिप्रेसर निकला, ये आया, अब इसके ऊपर इंड्यूसर, इंड्यूसर की तरह वर्क कौन करेगा, मेरे पास लैक्टोज वर्क करेगा, लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएगा और इसको इनएक्टिव बना देगा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, फिर मेरा जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, वाई परमीज बना देगा, ए ट्रांसएसिटाइलेज, मतलब मेरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। इस केस में लैक ओपेरॉन ऑफ है, इस केस में लैक ओपेरॉन ऑन है, बस यही पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। पढ़ना चाहोगे पढ़ लेना इसको। लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है एंजाइम का, बीटा ग्लैक्टोसाइड है एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ को कौन, लैक्टोज ही कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको इंड्यूसर बोलते हैं। अगर हमारे पास लैक्टोज नहीं होगा, carbon source such as glucose, lactose is provided in the growth medium, the lactose is transported into the cell, किसके थ्रू, परमीज के थ्रू, वेरी लो लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोपेरॉन हैज टू प्रेजेंट इन द सेल हमेशा, ताकि लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई, इनको पढ़ना और फिर क्वेश्चंस देखना कि कितने कम क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच वन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट था, पहली पॉइंट हाईलाइट करो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या था आपका, इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है ह्यूमन जीनोम में। इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड, मतलब एक बेस पेयर टोटल कितना, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, एक बेस पेयर की का जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है मेरे को, $3। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट अब निकालो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁻⁹, तो इससे मेरे को पता चला भाई $9 बिलियन मेरे को चाहिए 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर की स्टडी करने के लिए। अगर मैं फिर स्टडी कर भी लेती हूँ और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहती हूँ, तो ये बोलता है कि भाई मेरे को कितनी बुक चाहिए, तो मेरे को चाहिए ईच पेज, मतलब एक बुक लिया उसके हर एक पेज पे 1000 लेटर्स आ सकते हैं और हर एक बुक में 1000 पेजेस हैं, तो इसका मतलब मेरे को ऐसी कितनी बुक्स चाहिएंगी, 3300 बुक्स चाहिएंगी मेरे को। एक पेज पे 1000 लेटर प्लस बुक के अंदर 1000 पेज, तब मिला के 3300 बुक्स। एंड फिर इन्होंने बोला कि भाई इतना सारा डेटा हम कैसे बुक के अंदर स्टोर करेंगे, तो इसको स्टोर करने के लिए इन्होंने एक नई टेक्निक लगाया जिसको बोला बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स क्या थे भाई, ये इतना ज्यादा एस्टिमेट क्यों करना चाह रहे थे एचजीपी में, तो इतना अच्छा अच्छा, एक और चीज, ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था और फिनिश कब हुआ था, 2003 में फिनिश हुआ। 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था ये हमारा, 13 ईयर्स का। एचडीपी के गोल्स क्या थे, इनका पहला गोल था आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली, टोटल कितने जीन्स बोला, 1000 से 25,000 जीन है, ये चाहते थे कि सारे के सारे जीन्स को हम स्टडी कर ले। आइडेंटिफाई करना 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए, की पूरा ह्यूमन डीएनए जितने बेस पेयर से मिल रहा है सबकी सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई कर ले, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में भी स्टोर करके रख ले। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, अलग अलग डेटा के एनालिसिस करने के लिए हम अपनी टूल्स और टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करें। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया, एथिकल लीगल या फिर सोशल इश्यूज ईएलएसआई दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के थ्रू जितने भी आपके एथिकल लीगल सोशल इश्यूज आए उन सबको भी एड्रेस करना इस एचजीपी का प्रोजेक्ट गोल्स था मेन। ठीक है, टोटल जीन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई टोटल कितने जीन्स होते हैं, ये पूछ लेते हैं। 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, पहले याद रखना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ एचडीपी सबसे पहले वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम अ मेजर पार्टनर, फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज से भी आया। पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यहाँ से। प्रोजेक्ट कब फिनिश हुआ, 2003 में फिनिश हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी डायग्नोज एंड समडे प्रिवेंट द था, मतलब इसके थ्रू ये था कि हम बहुत सारी डिसीज का पता लगा लेंगे, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे डिसऑर्डर्स का हमें पता चल जाएगा, ये सब चीजें पता करना चाहते थे। बिसाइड्स
providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence that lead to the understanding of natural capabilities that can be applied toward solving challenges in healthcare, agriculture and बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स भी बनाए गए, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड था जिसका नाम था कैनोर हर्बेटाइटिस एलिगेंस, या फिर ड्रोसोफिला हो गया, या फिर आपका एरेबिडोप्सिस था। इनके भी नाम याद रख लेना, वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया होगा इनमें से। फिर आता है मेथडोलॉजीज कि भाई हम एचजीपी के अंदर से कौन कौन से नए नए मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला याद रखना है आप लोगों को, व्हाट इज ईएसटी। जितनी चीजें याद रखनी है वो बताऊंगी। ईएसटी क्या होता है? ईएसटी आरएनए की सीक्वेंस होती है। क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। वो जीन जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर पहला मेथड ये था, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन, मतलब हम ये पता लगाएं कि भाई जितने भी जीन्स अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको हम पता लगाएं। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that control all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with function जिनको हम बोला sequence annotation for sequencing the total DNA from a cell is isolated and उसको छोटे छोटे fragments में divide किया गया smaller size में and recall DNA is a very long polymer. There is technical limitation sequencing very long and clone suitable for using specified vector. दो vectors का use किया गया था यहाँ पे BAC और YAC। ठीक है, बीएससी और वाईएससी ऐसे वैक्टर है जैसे कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है। वैक्टर क्या करता है? डीएनए के सीक्वेंस को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और मेरे को लार्ज साइज ऑफ सीक्वेंसेस को ट्रांसफर करने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो मेरे को स्पेशल वैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वहां पे हम बीएससी वाईएससी दो वैक्टर्स का यूज करते हैं। डन। फ्रेगमेंट्स वाज सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड। कौन सा मेथड था? सेंगर को क्रेडिट मिला डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। दीज सीक्वेंस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, सिर्फ इन्होंने बोला था भाई जो क्रोमोसोम्स होता है ना उनका साइज कैसे होता है, सीक्वेंसेस बताया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में लिखा हुआ है, क्या है ध्यान से पढ़ना। जो हमारे पास क्रोमोसोम 1 है was completed only in May 2006। फिर इन्होंने बोला this was the last of the 24 human chromosome, 22 autosome and XY to be sequenced। तो याद क्या रखना है बच्चों? अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जिस, या फिर एक और क्वेश्चन आता है ऐसा क्रोमोसोम जिसके ऊपर सबसे कम अमाउंट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, एक वो जिसके ऊपर सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है? लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स जिस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है वो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स जिस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है वो। तीनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। तो ये हो गया हमारा। फिर आता है नेक्स्ट, सेल एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसको भी बच्चे लोग आप लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे पहली चीज, पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे? 3164.7 मिलियन। ठीक है, अगर हम एवरेज जीन देखें तो एक जीन के अंदर 3000 बेसिस प्रेजेंट हो सकता है, बट जो साइज है वो वेरी कर सकता है। 3000 से सब 2.4 मिलियन बेस पेज तक भी एक जीन डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सीक्वेंस होता है, और ये किसके अंदर था? डिस्ट्रोफिन के अंदर पाया गया था। अगर हम टोटल नंबर ऑफ जीन्स देखें वो 30,000 थे, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट। पहले बोला गया कि भाई 80,000 से 1,40,000 तक थे, लेकिन फिर बाद में पता चला 30,000 थे। तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होते हैं। 99.9%। आप और मेरे बीच में सिर्फ डिफरेंस 0.1% डीएनए का है। द फंक्शन आर अननोन फॉर ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50% जीन्स मेरे पास आज भी ऐसे हैं जिनका फंक्शन नहीं है। अगर आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हो तो एक एक जीन उठाते रहना एंड उसकी फंक्शनिंग को डिस्कवरी करते रहना। लीस्ट लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, मतलब भाई 2% से भी कम। अब बाकी को इसका मतलब सब कूड़ा कचरा है।
बाकी का कूड़ा कचरा है सिर्फ 2% से कम वाला जो पार्ट है जो प्रोटीन को कोड कर रहा है बॉडी के अंदर। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज्यादा है ह्यूमन जीनोम के अंदर। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, 100 से 1000 टाइम्स, जैसे ए आ रहा है, 100 से 1000 टाइम ए जी आ रहा है। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। फिर डायरेक्टली देखा गया भाई इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, सिर्फ वो क्या करता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स या फिर इवोल्यूशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बता सकते हैं। क्रोमोसोम 1 हमारे पास ऐसा है जिसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स पाए गए हैं, वो है 2968 जीन। वाई के पास सबसे कम अमाउंट में जीन्स होता है जिसको बोलते हैं 231 जीन्स होता है उसके पास। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई, कितने लोकेशंस उन्होंने पाया पूरे डीएनए के अंदर, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास 1.4 मिलियन एसएनपीज है। एसएनपीज का मतलब कि हमारे पास, एग्जाम्पल ले लो, AGACAC, ये सीक्वेंस है, ठीक है, AGAGAC, ACAGAC, मतलब ऐसी सीक्वेंस देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, बाकी सब सेम है। मतलब ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस, कितनी, 1.4 मिलियन लोकेशन, जहां पे सिर्फ एक सिंगल बेस का ही डिफरेंस था, अनलेस सब कुछ सेम था। उसको बोलते हैं एसएनपी। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही डीएनए स्ट्रक्चर्स का, एक ही डीएनए कोड पार्ट का बार बार रिपीट होना। ये इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिसीज एसोसिएटेड। मतलब इसी इंफॉर्मेशन से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ होगा, कि भाई नॉर्मल तो ये है और इसके अंदर अभी सी की जगह जी हो गया, इसके अंदर होना चाहिए था जी लेकिन हो ही हो गया है। इससे हम पता लगा सकते हैं। डन। फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। मतलब ये जो एचजीपी हुआ इसकी क्या क्या एप्लीकेशन थी और क्या क्या मेरे पास फ्यूचर चैलेंजेस है। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decade, leading to our understanding of biological system. Thus, the enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from various disciplines. Both the public, कोई क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आ रखा है, इसको हम इग्नोर ही करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एंड द लास्ट वन ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मेरे को एक चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या क्लियर हुई? कि भाई हम सबके अंदर 99.9% डीएनए सेम है। डिफरेंस कितना है? 0.1% के अंदर है, 0.1% डीएनए। इट इज द डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक। फिनोटिपिक बाहर से जैसे हम देखते हैं। इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस, अगर किसी इंडिविजुअल को जेनेटिक डिफरेंस पता लगाना है दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम विल बी अ डॉन्टिंग और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। तो इमेजिन करो ट्राइंग टू कंपेयर कि भाई मैं एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल ले रही हूँ, दोनों का मैं जेनेटिक मटेरियल चेक करना चाहती हूँ कि भाई ये दोनों के दोनों ब्लड रिलेशन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँ कि उनके 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर को ही रिलेट करूँ? नहीं पॉसिबल है ना हर बार ये। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ वो जो 0.1% में डिफरेंस है, मैं उसी को ही ना चेक कर लूँ कि भाई 0.1% सेम है या नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वेरी क्विक वे है किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने का, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या बताते हैं? इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। मतलब हमारे डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई कराता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर डिफरेंसेस, जैसे कि रिपीटिव डीएनए, मेरी बॉडी के अंदर कोई सीक्वेंस 25 टाइम्स रिपीट हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर वो 26 टाइम्स हो रही है, इसको बोलेंगे रिपीटिव डीएनए। बिकॉज इन दीज सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए बहुत बार रिपीट हो रहा होता है। दीज रिपीटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम डीएनए इज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी। मतलब हम इनमें डेंसिटी के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि भाई मेरे में ग्राफ कितना आ रहा है, 35 पे आ रहा है, आपके में ग्राफ ही 40 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं डेंसिटी के थ्रू। द बल्क डीएनए एक मेजर पीक बनाएगा और जो छोटे वाला डीएनए होता है वो कम पार्ट जो बहुत कम बार रिपीट हो रहा होगा उसको बोलेंगे सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन, एडेनिन थाइमिन रिच या फिर ग्वानिन साइटोसिन रिच, कैसे हमने सेटेलाइट डीएनए को पता लगाते हैं, या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट या फिर नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स। द सेटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज, माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट। क्वेश्चन आते किस बेसिस पे डिफाइन किया? बेस कॉम्पोजिशन, कि भाई एडेनिन थाइमिन रिच है ज्यादा या ग्वानिन साइटोसिन रिच है। लेंथ क्या है सेगमेंट्स की, रिपीटिव यूनिट्स का नंबर कितना है, इसके बेसिस पे माइक्रो और मिनी, ठीक है।
These sequences normally do not code for any protein, किसी भी प्रोटीन को ये कोड नहीं कर रहे थे, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, बट ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन बना रहे थे। इन सीक्वेंस को हमने बोला कि भाई इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत ज्यादा रिपीटेशंस है, एंड फॉर्म द बेसिस, और यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का बेस बनेगा। कौन? सैटेलाइट डीएनए। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, जैसे कि ब्लड हो गया, हेयर फॉलिकल, स्किन, from an individual shows the same degree of polymorphism. They become very useful identified tool in forensic further as the polymorphisms are inheritable from parents. अब समझ में आया कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या पता लगाऊंगी कि भाई मेरे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है, तुम्हारे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है। अगर हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन है, कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म सेम मिलेगा, अनलेस सेम नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि भाई जो हर एक टिश्यू होता है डीएनए का, हर एक टिश्यू के अंदर डीएनए में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मैं अपने हेयर फॉलिकल और मेरी जो रियल सिस्टर उसकी हेयर फॉलिकल को चेक करूंगी तो हम दोनों के अंदर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही हम पैटर्निटी टेस्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो मतलब क्रिमिनल को पता लगाने के लिए उन चीजों में भी हम बहुत कर सकते हैं इसको। A polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA finger. किसका? Through polymorphism के through. It is essential that we understand what DNA polymorphism means. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जेनेटिक लेवल पे कितने वेरिएशंस है। अराइजेस किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन इन देयर, क्योंकि मेरे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और मेरी जो रियल सिस्टर, मेरी जो सिबलिंग होगी उसके अंदर भी सेम मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर और कोई रैंडम हो उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग मिलने वाला है। ठीक है, रिकॉल ये हो गया हमारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5 वेरिएशंस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो सिंपल याद रखना है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किसको बेसिस बनाते हैं? सैटेलाइट डीएनए को, माइक्रो और मिनी, और फिर उनके अंदर भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को चेक करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगा सकते हैं। है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि भाई वीएनटीआर क्या होता है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने दिया था? एलेक जेफ्रे साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज किया था जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता था। इन्होंने द टेक्निक आर अर्लियर इन्वॉल्व, इसके अंदर पहले साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन भी था जिसके अंदर वो रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर को यूज करते हैं एज ए प्रोब। इनके अंदर क्या था? डीएनए को आइसोलेट किया सबसे पहले। स्टेप्स याद रखने, स्टेप पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर डीएनए को डाइजेस्ट कराया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करा दिया। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लिया। फिर ब्लॉटिंग कराया सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट का टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज के थ्रू उसका ब्लॉटिंग कराया। फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। अब प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है बच्चों जो मेरे पास डीएनए था उसी का मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल्ड डीएनए बना लिया। ये लेबल्ड डीएनए मतलब मेरे को पता है डीएनए में एजीए था। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर प्रोब क्या डालूंगी? मैं प्रोब डालूंगी यू सी यू। तो यू सी यू मैंने प्रोब बना लिया, रेडियो लेबल बना लिया, और इसको मैंने अपने किसके ऊपर छोड़ दिया? इसको मैंने अपनी मशीन के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ था वहां पे छोड़ दिया। फिर जहां पे जाके बाइंड कर जाए रेडियो लेबल्ड है, तो ऊपर से मैं यहाँ पे यूवी रेज डालूंगी जिसकी वजह से मेरे को पता चल जाएगा भाई कहाँ पे बाइंडिंग में एग्जैक्टली मेरी ये ही वो डीएनए सिक्वेंस है। मेरे को डीएनए सिक्वेंस पता लगाना है। अगर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर हमें आगे दिखाया हुआ है। VNTR belong to a class of satellite DNA referred to as जिसको हम मिनी सेटेलाइट। VNTR क्या होता है? These are the mini satellite small DNA sequence जो अरेंज होते हैं टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंस जो बहुत सारी कॉपीज में रिपीट होते रहते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने के मिलेगा। एज ए रिजल्ट साइज ऑफ वीएनटीआर वेरी करेगा 0.1 से लेके 20 केबी तक। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद वीएनटीआर द ऑटो रेडियोग्राम gives many bands of different size. These bands give a characteristic। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसको सिर्फ हम जनरली मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनके अंदर पता लगाने के लिए करते हैं, या फिर हम यहाँ पे पीसीआर की भी हेल्प ले सकते हैं अगर मेरे पास जो सैम्पलिंग है साइज की वो बहुत अलग है। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग। देखो
इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। ये मेरे पास पैरेंटल क्रोमोसोम है, ये मेरे पास मैटरनल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, 10, 6, 16, 16 to 7। अब हमने क्या करा है यहाँ पे, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, मतलब मेरे को ये देखना है कि एग्जैक्टली जो हमारे पास डीएनए वो मैच किसके साथ कर रहा है। अब आप देख रहे हो रेड वाला रेड वाले के साथ मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, अगेन येलो वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे येलो कोई मैच नहीं कर रहा है, अगेन यहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये देखो ब्लू वाला तीनों में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जहाँ पे मैचिंग होती है सी की भी और ए या बी, दो इंडिविजुअल है ए और बी और सी वाला है, तो सी का डीएनए किसके साथ सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे सी और ए मैच कर रहा है, यहाँ पे सी और ए मैच कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये हमारे पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वाला नहीं है। ये वाला भी अगेन इसके साथ मैच कर रहा है, फिर ये वाला भी अगेन मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सी और बी, जो सी का डीएनए है और बी का डीएनए वो सेम होगा या नहीं होगा। क्या सी और ए दोनों रिलेटिव होंगे या फिर सी और बी रिलेटिव होगा। सी और बी रिलेटिव होगा इस केस में, क्योंकि उन दोनों के शॉर्ट टेंडम रिपीट्स मैच कर रहे हैं। कितने टाइम्स है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 10.5 टाइम्स है, टाइम्स में दिया हुआ देखो, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, ये 8.5 समथिंग में है, ये 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे टेंडम रिपीट्स किसको वी एंड टी आर की टर्म्स में हम इसको पता लगा देते हैं। तो मैथ्स में बताया था मैंने आप लोगों को, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे बच्चों फिनिश कर लिया है। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को देखो क्या करना है, एक बार रिकॉल कर लेता है। पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आप लोगों को फिनिश करा दिया है। सबसे पहले हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वो किया, ग्रिफिथ साइंटिस्ट का किया, मैक्लियोल्ड, एवरी, मैकार्टी इनका किया, फिर हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उससे बाद हम लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी, फ्रेडरिक वेस्टर ने न्यूक्लियन उसको नाम दिया था, डीएनए क्या होता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड्स हम लोगों ने पढ़े, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फोस्फोएस्टर लिंकेज, 3,5 फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज था। डीएनए और आरएनए में कौन ज्यादा स्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल था बिकॉज उसके पास सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं था, उसके पास क्या प्रेजेंट था, थाइमिन प्रेजेंट था एज कम्पेयर टू यूरासिल जो कि आरएनए के अंदर था। बट आरएनए जरूरी है तो इसलिए दोनों को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अगर मोस्ट स्टेबल बात करेंगे तो वो मेरा डीएनए होगा, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद आया था डीएनए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि भाई सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने रेप्लिकेशन आपको पढ़ा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था, फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा के थ्रू, उसको पता लगाया था। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, हेलिकेज एंजाइम था, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे, और क्या था मेरे पास, और टोपोइसोमेरेज था। फिर मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में दो चीजें याद रखनी है, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर साइड। प्रोमोटर पे सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेटर पे रो फैक्टर आके बाइंड करता है, और वहां पे 5 to 3 वाला जो स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड, उसके रेफरेंस में देखता है प्रोमोटर और टर्मिनेटर कहाँ पे उसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस आया, ट्रांसलेशन से पहले जेनेटिक कोड पढ़ा, जेनेटिक कोड किसने, जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट ने दिया था हमारे पास, निरनबर्ग मैथ्यू साइंटिस्ट ने भी हम लोगों को बताया था ये कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल, प्रूफ करके दिया था एक्सपेरिमेंटली। फिर ऐसी HG खुराना ने भी अपना प्रूफ दिया था, 3 साइंटिस्ट, गैमो, निरनबर्ग एंड आपका खुराना। फिर जेनेटिक कोड के बारे में बताया कि भाई ये नॉन एम्बिजियस होता है, आपका यूनिवर्सल होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, डीजनरेट होता है, स्पेसिफिक होता है, स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA ये होते हैं हमारे पास। कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है, सबसे पहले अमाइनो एसाइलेशन होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, फिर राइबोसोम्स आते हैं, सबसे पहले स्मॉल यूनिट आएगी, फिर इनिशिएटर टीआरएनए आएगा AUG के अपोजिट एंटीकोडॉन लेके, फिर E साइड, P साइड, A साइड, ये सब बताया, लार्ज सब यूनिट आएगा, दोनों को बाइंड करने में मैग्नीशियम आयन की हेल्प लेते हैं, ये था। ऐसे ट्रांसलेशन हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। फिर एंड में जो होता है रिलीज फैक्टर आ जाता है, जैसे स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं ट्रांसलेशन रुक जाता है। फिर ट्रांसलेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई मेरा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लैकोपेरॉन पढ़ा। लैकोपेरॉन स्विच ऑन कब होगा, स्विच ऑन होगा जब लैक्टोज होगा, वही इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। स्विच ऑफ तब होगा जब आउटर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता, ये हमें याद रखना है। एक रेगुलेटर जीन होता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है ZYA, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 मेगा प्रोजेक्ट था, कौन कौन था वहां पे वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बस हो गया चैप्टर फिनिश। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप, जैसे मैंने अभी रिकैप कराया,
आप लोग भी अपने माइंड में ऐसे रिकैप ला पा रहे हो, एक एक साइंटिस्ट का नाम, जितना याद रखने वाली चीज है वो। या फिर क्या करना, एक A4 शीट लेना है, कॉपी कॉपी में से पेड़ निकालना, जितना सीखा इस वीडियो के अंदर उसको एंड में सारा लिख डालना, और लिखने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना, जस्ट टू सी कि कितने बच्चों को क्या क्या पॉइंट्स याद रहे पूरा लेक्चर देखने के बाद। मतलब एक होता है ना चीज की हम लोगों ने क्या सीखा, उसका पूरा ओवरकम मेरे को आप लोगों से चाहिए कि आप लोगों ने इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, अभी 2 से 2.5 अराउंड हो गए वाले हमारे, तो क्या सीखा, ये लेक्चर आप लोगों के लिए वर्थ था या नहीं था। पहले पूरा आप लोग शीट पे लिखोगे सारी चीजें, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए सामने, रैंडमली आप लोग लिखोगे सारी चीजें जो अब सीखा, पहले क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ वो मैटर नहीं करेगा। इसके बाद आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने इसके स्टार्ट करोगे, एंड जिस भी पीवाईक्यू में आप लोगों को डाउट आएगा, पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर जिस बुक में से कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पे भी आप लोग मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। लेकिन ट्राई करना इस चैप्टर को आज ही फिनिश कर दो, इस चैप्टर को, और इससे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कराया है, ये 5 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलना 70 मार्क्स डन है आप लोगों के यहाँ से, 70 मार्क्स बहुत अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो आएगी इवोल्यूशन के ऊपर, फिर तो आप ऐसे मान के चलो 100 मार्क्स तक हम लोग बहुत इजीली कवर अप कर चुके होंगे। क्लियर, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं 12th क्लास में जो अभी आने वाले हैं, जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना है, सो दैट उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू, बाय बाय।